जी मित्रों, नमस्कार, अभिवादन और गुड इवनिंग आप सभी को। जैसा कि आप जानते हैं, कल ये दरअसल यूँ मानिए कि आज का जो व्लॉग है, ये हम लोग पाकिस्तान की इकोनॉमी पर या उनके बजट को रिलेटेड आखिरी व्लॉग कर रहे हैं। जब तक कि कोई नई डेवलपमेंट इसमें सामने नहीं आती है, तो हम थोड़ा-सा विराम लेंगे और फिर पॉलिटिक्स पर जाने की कोशिश करेंगे, ताकि और बाकी चीज़ें भी आपके लिए कवर की जा सकें। लेकिन फिलहाल मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ, उन ब्लफ्स के बारे में जो हमारे इरशादगार साहब मार रहे हैं। उसके अलावा जो पाकिस्तान की सरकार कह रही है वो कितना सही है और वो क्या जो कह रहे हैं वो उनके बजट में कहीं रिफ्लेक्ट भी कर रहा है या नहीं एज अ पॉलिसी मैटर। कल शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से ये उम्मीद जाहिर की कि इस महीने में आईएमएफ से जो पाकिस्तान का नवा रिव्यू है, नाइन्थ रिव्यू, वो हो जाएगा और अगली किस्त के जो 1.2 बिलियन यूएस डॉलर आने हैं पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान को मिल जाएंगे। ये उन्होंने एक बार फिर से उम्मीद जताई है। लेकिन सच क्या है दोस्तों? सच ये है कि ये इस महीने सब कुछ हो जाएगा या इस हफ्ते हो जाएगा, ये जुमले हम पिछले 6 महीने से पाकिस्तानी सरकार से, यानी कि उनके फाइनेंस मिनिस्टर से या उनके प्राइम मिनिस्टर से सुन रहे हैं। सवाल ये है कि जो 3 डिमांड, जो प्राइमरी 3 डिमांड आईएमएफ ने पाकिस्तान के आगे रखी थी, क्या उन पे काम हुआ है? क्या वो पूरी की हैं पाकिस्तान ने? नंबर 1, एक्सचेंज रेट पॉलिसी जो कि मार्केट डिटरमिन्ड होनी थी, नहीं हो पाई है अब तक, है ना? और इशाकदार साहब पूरी बेशर्मी से ये बात कहते भी हैं कि भाई हम क्यों करें, हम ऐसा करेंगे तो हम तो मारे जाएंगे, हमारा तो कबाड़ा हो जाएगा। बजट को उनके इन लाइन होना चाहिए था आईएमएफ की गाइडलाइंस के, तो जाहिर है वो इस बार बिल्कुल ही आउट ऑफ लाइन जा रहा है। नंबर 3 है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में उन्होंने जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप है वो 6 बिलियन का था, 3 उन्होंने कर लिए हैं। और उनका ये कहना था आईएमएफ का कि इनको आप 6 पर लाइए। उस पर ये कह रहे थे कि हम पहले स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लीजिए आप हमारे साथ, उसके बाद में हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जब हमें हो जाता है, तो आपकी ग्रांट मिल जाती है, आपकी मोहर लग जाती है, फिर हम जो मल्टीलैटरल्स हैं या जो दूसरे बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, उनसे ले लेंगे और बाकी लोगों से माँगेंगे बाकी ये 3 बिलियन एक-एक करके इधर-उधर, है ना? तो मगर इंटरेस्टिंग क्या होगा? इंटरेस्टिंग ये होगा कि अब जो इनका बजट आया है, उस पर आईएमएफ क्या रिएक्शन देता है। अभी तक कोई रिएक्शन आया नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि वो क्या रिएक्शन देते हैं। लेकिन अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पर देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बाद में इन्होंने की हैं इशाकदार साहब ने बजट के बाद में, तो उससे लगता है कि उनको भरोसा है कि 30 तारीख को ये प्रोग्राम आईएमएफ का खत्म हो जाएगा और उससे पहले 9th रिव्यू पूरा होगा या नहीं, ये ये उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी। आईएमएफ से पैसे आएँगे या नहीं, ये भी उन्होंने बिल्कुल क्लियर नहीं किया। इसका कुछ क्लियर संदेश उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से नहीं मिल पाया है, ना उनके जो इंटरैक्शन मीडिया के हुए हैं, उनसे मिल पाया है। तो पाकिस्तान लगातार ये दावा करता रहा है कि उसने 9th रिव्यू की तमाम शर्तें आईएमएफ की पूरी कर दी हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान का मानना ये भी है दोस्तों कि उसने ये शर्तें पिछले साल अक्टूबर में ही पूरी कर दी थी। आपको याद होगा सितंबर में ड्यू था इनका रिव्यू, 9th रिव्यू, तो तब से चला आ रहा है। ये बात किसी हद तक मानी भी जा सकती है कि कम से कम जनवरी 2023 से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने आईएमएफ की कड़ी शर्तों को पूरा किया है। कुछ हद तक पूरा किया है और आईएमएफ से बातचीत भी जारी रखी है। ये भी सही बात है नहीं? तो हो सकता था कि आईएमएफ बीइंग लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट, पॉसिबल है कि पाकिस्तान की तरफ एक नरम रुख अपना लेता, या कि ये मानते हुए कि पाकिस्तान की कुछ जेन्युइन मुश्किलें हो सकती हैं, तो लेकिन कुछ नरमी ले आता अपने रुख में। लेकिन पिछले 2 दिन अभी पहले, यानी कि जिस दिन बजट हुआ है, बजट पेश किया गया है 9 तारीख को, उससे उसी बल्कि उसी रात को शाहजेब खानज़ादा जियो टीवी पर जो प्रोग्राम करते हैं, उन पर उनके एक शो में वो आए और फाइनेंस मिनिस्टर ने सरेआम आईएमएफ पर ये आरोप लगाया कि आईएमएफ जो है वो जियोपॉलिटिक्स के तहत पाकिस्तान को अगली किस्त देने से बच रहा है। उन्होंने इस बारे में कोई भी डिटेल देने से ये कहकर इनकार कर दिया कि जियोपॉलिटिक्स की बातें और जियोपॉलिटिक्स के खुलासे टीवी शोज में नहीं किया जाते। उन्होंने कहा कि आईएमएफ जो कि लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट है, इसकी और तो इसकी इस तो इसकी जब वो लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट है, तो उसमें वो श्रीलंका को जाकर, अर्जेंटीना को जाकर फ़ौरन से फ़ौरन एग्रीमेंट उनके साथ कर लेता है, लेकिन पाकिस्तान से नहीं करता है। तो ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, ऐसा उनका कहना है। इस सब के बीच में याद ये भी रहे आपको कि पिछले 3 साल में पाकिस्तान आईएमएफ के एग्रीमेंट को 3 बार तोड़ चुका है। हुँ? और
आपको याद होगा एक बार तो तब हुआ था ना जब वो हफीज शेख गए, फिर वो शौकत तरीन आए, उन्होंने बाजार खोल दिया, वो तोड़ा गया। फिर बाद में ये आए मतलब हर एक इनका जो नया फाइनेंस मिनिस्टर आया उसने पिछली सभा की शर्तों को तोड़ते चले। फिर हाँ, फिर वो इमरान खान ने, आपको याद हो कि अपनी सरकार गिरने से ठीक पहले पेट्रोल पे 20 रुपए कम, इस पे 20 रुपए कम, बिजली पे 5 रुपए कम, और वो भी उसमें 6 महीने के लिए होगा, 6 महीने तक इसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। तो वो बेसिकली पॉलिटिक्स थी सारी की सारी। और आप ये देखिए वो तोड़ा गया, फिर मिफ्ता ने आकर उसको रिपेयर किया, हाथ पैर जोड़े, जो किया, और उसके बाद में दार साहब ने फिर कुंडा कर दिया। तो 3 बार इन्होंने ये अपना ये काम किया है, 3 बार इन्होंने तोड़ा है एग्रीमेंट आईएमएफ का। नाउ तो ट्रस्ट लेवल भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। आईएमएफ ट्रस्ट नहीं कर पा रहा कि जो आज बोल रहे हैं कल उस पर टिकेंगे या नहीं टिकेंगे। अगर इस बजट को ही ले लें आप, तो इस बजट को 9 जून को पेश किया गया, और आईएमएफ के रेफरेंस में 2-3 बातें इस बजट में क्लियर हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलो अब हम बिल्कुल फैक्ट्स पे बात करते हैं बजट के। टैक्स कलेक्शन के टारगेट में 28% की बढ़ोतरी की गई है, मगर उसको हासिल करने के लिए जो मुनासिब रिफॉर्म किए जाने थे, उसमें वो टोटल 200 अरब का ही जिक्र आ रहा है कि 200 अरब रिफॉर्म्स के जरिए आ पाएंगे। जबकि आईएमएफ ने टैक्स कलेक्शन को एम्बिशियस होने की बात तो जरूर की थी कि उसको एम्बिशियस होना चाहिए, लेकिन रिफॉर्म्स के साथ में उन्होंने करीब 700 अरब रुपए की बात की थी कि 700 अरब रुपए जो है वो जनरेट किए जाने चाहिए। तो टैक्स कलेक्शन के जरिए रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो रहा है, ये बात पाकिस्तान गवर्नमेंट समझने को तैयार ही नहीं। अच्छा, फिर दूसरी तरफ ये भी साफ नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट ने तय कर लिया है कि वो पॉलिसी रेट या इंटरेस्ट रेट, एक ही बात होता है, पॉलिसी रेट इकोनॉमिक उसमें कहते हैं, बाकी आम बोलचाल की भाषा में उसको इंटरेस्ट रेट कहते हैं। तो इंटरेस्ट रेट को कम करके वो 21% से नीचे ले आएंगे। राइट नाउ पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट रेट है वो 21% का है। तो वो कह रहे हैं कि जो इसमें नजर आ रहा है बजट में कि वो 21% से नीचे लाने के चक्कर में है। हालांकि आईएमएफ ने कहा था कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा आगे। अब तो अच्छा, क्यों, ये कैसे पता लग रहा है कि ये इस चक्कर में है कि इंटरेस्ट रेट को 21% से नीचे लाया जाए? क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट को 7.3 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए पाकिस्तान की सरकार ने गिना है, जबकि आईएमएफ का एस्टिमेट 21% के हिसाब से 8.5 ट्रिलियन का था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरेस्ट रेट, अगर इनका ये हिसाब 7.5 पे आ रहा है, तो 7.3 पे आ रहा है बल्कि, तो इसका मतलब है कि आपने इंटरेस्ट रेट कहीं कम करके कैलकुलेट कर रहे हैं, और आप मान रहे हैं कि हम इंटरेस्ट रेट नीचे लाएंगे 21% से, जबकि आईएमएफ का तो मानना था कि इंटरेस्ट रेट कहीं बढ़ के 27% तक जाएगा। तो ये हालत है। एक और पॉइंट जो गौर करने लायक है, लेकिन इस पर बात नहीं हो रही है, और वो है कि $1 लाख से ज्यादा की रकम अगर बाहर से कोई लेकर आता है पाकिस्तान में, इस बजट में प्रोविजन किया गया है, तो उसको टैक्स एमनेस्टी दी जाएगी, उसको एमनेस्टी दी जाएगी। बेसिकली एक लाख के ऊपर एमनेस्टी दी जाएगी। सितंबर में जो एलओए हुआ था, पहले क्या था, पहले एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जब अप्रूव हो जाता है, तो उसके बाद में जो बोर्ड से अप्रूव होके फिर जो एग्रीमेंट होता है उसको एलओए बोलते हैं, है ना। तो लेटर ऑफ एग्रीमेंट बेसिकली। तो लेटर ऑफ एग्रीमेंट जो है, उसमें सितंबर में जो गया है, उसमें साफ लिखा गया था कि अब और टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स नहीं आएंगी, और इसमें इन्होंने दी है। और आज फिर कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम तो कोई स्कीम दी नहीं ऐसी। मतलब अब क्या कीजिए। खैर, दार साहब इस बीच में क्या कह रहे हैं? दार साहब कह रहे हैं कि दो बातें कह रहे हैं। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, ओके। फिर वो कह रहे हैं हमारे पास प्लान बी भी है। ये भी याद रखें, क्योंकि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फाइनेंस की, वो असेंबली में खड़े होकर कह चुके हैं कि हमारे पास कोई प्लान भी नहीं है, हमारे पास खाली आईएमएफ है। मगर अब इनमें से सच कौन बोलता है, ये पाकिस्तान को कोई पता ही नहीं लगता। मैं आपको इसलिए कहता हूँ ना कि जब भी इशाकदार साहब के से रिलेटेड कोई बात आए, तो आप मानकर चलिए पहले कि भाई ब्लफ मार रहा है, उसके बाद में रियलिटी की बात की जाएगी। तो आप ये देखिए, उनकी अपनी मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है, वो असेंबली पे के फ्लोर पर खड़े होकर कह रही है कि नहीं, हमारे पास वी डोंट हैव अ प्लान बी, देयर इज नो प्लान बी, ऑल वी हैव इज आईएमएफ। यहाँ वो कह रहे हैं हमारे पास प्लान बी भी है। खैर, आगे चलते हैं और देखिए। तो ऊपर से दार साहब क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं। उनके मुताबिक ऐसा एक फिस्कल स्पेस क्रिएट करने के लिए, पाकिस्तान के लिए एक फिस्कल स्पेस क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है। ये जो रिस्ट्रक्चरिंग की बात उन्होंने की है बायलैटरल डेट्स में, इससे ज्यादा उनका इसका इसका पर्पज इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ओके। तो अब पाकिस्तान का जरा गौर से सुनिए, पाकिस्तान का बायलैटरल डेट का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो चाइना का है। चाइना ने अब तक, मानना पड़ेगा, साथ दिया है। कमर्शियल लोन भी उन्होंने रोल ओवर किए हैं ना। हो सकता है कि पाकिस्तान लोन की एक कंपोनेंट जो है वो चाइना के साथ में चुपचाप
शांति से चल कोने में वाली बात करके और रीस्ट्रक्चरिंग कर ले उसकी, बिना फॉर्मल डिफ़ॉल्ट अनाउंस किए हुए। ये पॉसिबल है, हो सकता है ऐसा हो जाए। लेकिन आगे चलते हैं। इशहाक डार साहब ने ये भी दावा किया कि मल्टीलेटरल लोन्स की, अब देखिए यहाँ ब्लफिंग देखिएगा कैसी कर रहे हैं इशहाक डार साहब, कितना ज़बरदस्त ब्लफ कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। इशहाक डार साहब ने ये भी दावा किया है कि मल्टीलेटरल लोन्स की रीस्ट्रक्चरिंग नहीं की जाएगी। नाउ इस संबंध में याद रखना चाहिए दोस्तों कि टाइम टू टाइम सऊदीज़ ने, यूएई ने, चाइना ने, सब ने रोल ओवर दिए हैं। जहाँ तक पेरिस क्लब का जो उन्होंने ज़िक्र किया, और आपको याद होगा पेरिस क्लब को का उन्होंने तंज किया था, इस बात को कह के व्यंग किया था, सार्कास्टिकली बोले थे कि हम पेरिस क्लब को ये खुशी नहीं देंगे कि वो ये कह पाएँ कि पाकिस्तान के पास पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है। हम उनको ये जॉय, ये एन्जॉयमेंट उनको नहीं देंगे, है ना? ये उनको खुशी नहीं देंगे। तो अब ज़रा सुनिए, जहाँ तक पेरिस क्लब का जो उन्होंने तंज किया है डार साहब ने, तो वो मज़ाकिया है। पूछिए क्यों? क्योंकि पेरिस क्लब ने अपने लोन की रीस्ट्रक्चरिंग कई साल पहले ही पाकिस्तान के लिए कर दी है, और इसलिए वहाँ रीस्ट्रक्चरिंग का ऑप्शन खुला ही नहीं है। वो ऑप्शन आप ऑलरेडी यूटिलाइज़ कर चुके हैं। डार साहब ये बात, अब पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है ना, तो डार साहब वहाँ गोली दे गए। उन्होंने कहा कि पब्लिक को क्या पता, इनको तो हम कहेंगे छाती ठोक के हम नहीं चलेंगे। तो चलो भई ठोक लो छाती, लेकिन छाती में कोई दम नहीं है, माल नहीं है। लेकिन डार साहब का ब्लफ करने का जो डार का साहब को जो ब्लफ करने से कोई रोक थोड़ी सकता है उनको। एक बात और, मल्टीलैटरल लोन्स बेहद कंसेशनल रेट पे होते हैं। वो कह रहे हैं ना कि हम मल्टीलैटरल्स के पास नहीं जाएँगे रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। मल्टीलैटरल जो लोन्स होते हैं वो बेहद कंसेशनल रेट पे होते हैं। उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत नॉमिनल होता है। उनका जो रीपेमेंट शेड्यूल होता है वो बहुत लंबा होता है। इसीलिए मल्टीलैटरल लोन्स को रीस्ट्रक्चरिंग के लिए कंसीडर ही नहीं किया जाता। तो दार साहब, जो चीज़ कंसिडरेशन के लिए आपके सामने मेज़ पे है ही नहीं, उसके लिए आप हाँ या ना कैसे करेंगे? तो ये दार साहब की कुछ गोलियाँ थीं, जो मुझे आपको बतानी थी कि दार साहब हम लोगों को दनादन गोली दे रहे हैं। और मित्रों, इसी के साथ में मैं आपको बताऊँ कि ये हम इस पे और लंबी बात नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि सीरियसली इस पे अब जितनी लंबी बात करते हैं दार को लेकर कोई बात खत्म नहीं होती। पर फॉर द टाइम बीइंग मुझे लगता है कि इसको थोड़ा-सा अपन ब्रेक देते हैं और ज़रा अब निगाह मारते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर। तो इसलिए अभी शाम को, अभी 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद जो मैं दोबारा वीडियो ब्लॉग करूँगा, आपको दूँगा, उसमें हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे लपटते हैं, क्योंकि अब मुझे लगता है कि हमने तमाम एस्पेक्ट जो पाकिस्तानी बजट के थे, वो कवर कर लिए हैं मोर और लेस। कुछ अगर नई डेवलपमेंट इस बीच में और आएगी, तो वो मैं डेफिनिटली आपसे आके शेयर करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले व्लॉग में। तब तक आप लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और हम लोग अपनी बहस को कमेंट्स में जारी रखेंगे। तो जस्ट राइट डाउन, लिखो जो भी आपको आपके दिल में आता है कि क्या क्या आपको लगता है इसमें सही गलत इस व्लॉग में, और फिर हम उस पर आगे अपनी बात को जारी रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ, और मिलते हैं अगले व्लॉग में पॉलिटिक्स पर।